वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है नीर निधि नंदेहा एंड आई सिक्योर्ड रैंक 1 इन CGPSC 2019। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ पेपर 4 पार्ट 3 अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंस स्ट्रेटेजी के बारे में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो ये है मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम चैनल का लिंक। जो पेपर 4 है मेरे हिसाब से अपार्ट फ्रॉम पेपर 7 सबसे ज्यादा डिमांड करता है आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स को और आपके टाइम और स्पेस मैनेजमेंट की स्किल। ओवर द इयर्स मैंने रियलाइज किया है कि जो अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंस वाला जो पार्ट है काफी डायनामिक है और काफी ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे सिंपल एक टू द पॉइंट डेफिनेशन पूछ दिए तो वो रिलेटिवली इजी हो जाता है और वहां पे ज्यादा एडवांटेज लेते नहीं बनता है आपके नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ओपन एंडेड क्वेश्चंस लाइक व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड्स, what are the various impact of air pollution on humans, ठीक है, what are the causes of water pollution, इस प्रकार के जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं मुझे लगता है यहाँ पे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है CGPSC मेंस में कि 2 मार्क 4 मार्क 8 मार्क्स ये जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे आप ज्यादा एडवांटेज नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर द वेरियस इनिशिएटिव्स बीइंग टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इस प्रकार के जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखेंगे, बहुत सारे डायमेंशन में उनको तोड़ेंगे और आप जितना ज्यादा करंट अफेयर ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप एडवांटेज ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से CGPSC मेंस में सिर्फ 2 ही चीज है जो आपको एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज दे सकती है। पहला कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पे फोकस करिए क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन तो हर किसी को आती है। दूसरा, इस ओपन एंडेड क्वेश्चंस के मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखने की आदत डालिए। और तीसरा, एक करंट अफेयर सैंडविच बनाइए। करंट अफेयर सैंडविच ये जो टैक्टिक है वैसा होता है कि अगर मान लीजिए कि 7 लाइन का आंसर है तो आप स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर के पहले फैक्ट से और उसको एंड करेंगे करंट अफेयर के दूसरे फैक्ट से। अगर आपको आता है तो मैं आपको आगे डेमोन्स्ट्रेट करूंगा किस टाइप से मैंने किया है ये करंट अफेयर सैंडविच। क्योंकि इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को आपके आंसर्स में घुसते साथ ये पता चलता है कि आप करंट अफेयर पढ़ के आए हैं और इससे निकलते टाइम जब वो यहाँ पे मार्क्स डालते रहता है समथिंग आउट ऑफ 4 मार्क्स तो उसको ये रियलाइज होता है कि इसने स्टार्टिंग में करंट अफेयर इंक्लूड किया है और लास्ट में भी करंट अफेयर इंक्लूड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर को और वो आपको बेटर मार्क्स देने के लिए प्रोत्साहित होता है। अब लोग बात करें कि नोट्स मेकिंग कैसे करनी चाहिए इस पेपर की, जो कि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। जब भी आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन आते हैं तो इट बिकम्स वेरी नेसेसरी कि आपके नोट्स भी उसी लाइन्स में तैयार हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैंने कैसे नोट्स प्रिपेयर किया था। मैंने जो भी कीवर्ड्स है सिलेबस के उनको गूगल किया था UPSC कीवर्ड डाल के, और जो भी मुझे मटेरियल मिले थे उनको मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया था गूगल डॉक में। यहाँ से एक फाइल मैंने निकाल ली थी PDF बना के, प्रिंट करवा के, और उसको मैं मैनुअली अपडेट करता रहता था। जैसे मैंने कुछ इंडाइसेस देख लिए, कुछ मैप्स देख लीजिए, कुछ करंट अफेयर आ गया तो उसको मैनुअली अपडेट करते रहता था। ये जो पूरा स्टेप है इसका जो गूगल डॉक है मैं आपको आगे दिखाऊंगा लेक्चर्स में। तो कुल मिला के एक मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखने के लिए आपका एक थिंकिंग प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन से फैक्टर है जहाँ पे ये पर्टिकुलर फिनोमिना अफेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ उससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर है, रिपोर्ट है, इंडाइसेस है, वो आपको इंक्लूड करना चाहिए। आपके आंसर्स, ये तो बात होगी आपकी नोट्स में, और आंसर राइटिंग के टाइम को ध्यान ये रखना है कि इन्वायरमेंट वाले पार्ट में स्पेसिफिकली अगर आप कहीं मैप बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, रिपोर्ट कोट कर सकते हैं, डेटा दे सकते हैं, कोई इंडाइसेस आया हुआ है, कोई SDG रिलेटेड है उस पर्टिकुलर फिनोमिना को, ये इंक्लूड करिए अपने आंसर राइटिंग। मैप, फॉर एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मैप बन सकता है, डायग्राम बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, इसमें कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन होते हैं। ये रिपोर्ट अगर UN की कोई रिलेटेड है, कोई रिपोर्ट, कोई भी अगर नामी गिरामी रिपोर्ट है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, IPCC का कोई रिपोर्ट आई है तो उसको आप कोट कर सकते हैं, एग्जांपल IPCC। डेटा कोट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का एक रिपोर्ट आया था कि लगभग 186 एलिफेंट्स मारे गए हैं इन मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट ओवर द लास्ट डिकेड। एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, लेकिन लगभग यही कुछ डेटा था। तो ये जो ह्यूमन एलिमेंट
कन्फ्लिक्ट है या फिर मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बोला जाता है उसको, उसमें आप इसको कोट कर सकते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। अगर कोई इंडाइसिस दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लाइमेट चेंज के लिए वर्क करना है तो वो वाली कुछ इंडाइसिस दी गई है, या फिर किसी पॉपुलर इंडाइसिस दी गई है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग ये आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ एसडीजी से अगर कुछ रिलेटेड है, कोई भी अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस टाइप की कोई भी चीज़ें रिलेटेड है तो आप एक बार एसडीजी पढ़ लीजिएगा, और उसमें पूरे 17 एसडीजीज तो मत याद करिएगा, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जैसे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है, वो आप कर लीजिए। कि फिर से मैंने बताया कि जो करंट अफेयर सैंडविच जो बनाते हैं, पहली जो लाइन होती है जिसमें आपको एग्जामिनर को दिखाना होता है कि यू आर ए गुड कैंडिडेट, वहां पर अगर आप एसडीजी कोड करेंगे कि पर्टिकुलर एसडीजी गोल नंबर ये बोलता है, इस टाइप से आप स्टार्ट करेंगे तो मुझे लगता है आपको रिलेटिव एडवांटेज होगा इस पेपर में। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। ये अप्लाइड इन बिहेवियर साइंस का जो सिलेबस है मेरे हिसाब से काफ़ी लॉजिकल सिलेबस है, और मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। यहाँ से सीधा क्वेश्चन यही बनता है, व्हाट इज द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रूरल इंडिया। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से यूजुअली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का फुल फॉर्म पूछा जाता है। कंप्यूटर्स इन कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में सिंपल क्वेश्चन यही आएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर इन कम्युनिकेशन इन ब्रॉडकास्टिंग। इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, कुछ डिकोडिंग, कुछ एनकोडिंग और डिकोडिंग वाला जो प्रोसेस होगा वो एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑफ फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाट इज द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। देख रहे हैं ऐसा सिंपल क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं इसमें से। ब्रॉड एप्लीकेशंस ऑफ आईटी, ये सब ऐसे मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चंस है जहाँ पे अगर आप इनको ऐसे सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ आईटी इन एग्रीकल्चर, इन गवर्नेंस, इन एजुकेशन, इन डिजास्टर मैनेजमेंट, इन बेनिफिट ट्रांसफर, इस टाइप की जो चीज़ें हैं अगर आप उसको मल्टी डायमेंशनल इंक्लूड करेंगे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। सिमिलरली देखिए यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है मुझे लगता है जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए, अब जिस प्रकार से ट्रेंड में देख रहा हूँ वाला पार्ट है ये, प्रोग्रेस ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इन इंडिया इन प्रेजेंट, ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस एंड इट्स इम्पैक्ट, क्रॉप साइंस, फर्टिलाइजर, कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज सिनेरियो इन इंडिया। मुझे लगता है ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे सीजीपीएससी ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि इस बार अगर जुलाई वाले मेंस की बात करूँ कि एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो ये वाला जो पार्ट है ना, या तो आप एग्रीकल्चर से पढ़ लीजिए या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक आपको मिल रही है इन्वायरमेंट की जिसमें एग्रीकल्चर वाला पार्ट है वो पढ़ लीजिए। ये थोड़ा सा डेप्थ में आप पूछ रहा है, फर्टिलाइजर्स के नाम पूछ रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि एग्रीकल्चर वाला जो नोट्स है वो मेरे जो नोट्स थे पर्टिकुलरली वो उतने अच्छे नहीं थे जिस लेवल डेप्थ ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था। पिछले बार ये सरप्राइज एलिमेंट था जुलाई में, लेकिन अगले जून, होपफुली अगले जून अगर कुछ लॉकडाउन जैसी चीज़ें नहीं होती हैं तो उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा अपडेट करने की ज़रूरत है इन पर्टिकुलर नोट्स को, क्योंकि इतना इजी गोइंग गेम नहीं रहेगा जितना इस बार था, कि अगली बार लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो एग्रीकल्चर वाले पोर्शन को किसी अच्छे सोर्स से आप पढ़ लीजिए। सिमिलरली यहाँ पे इन्वायरमेंट वाला जो पार्ट है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है किसी को, कि यहाँ पे जो पॉल्यूशन वाला पार्ट है ये एकदम सिंपल है, इसको मल्टी डायमेंशनल तोड़ लीजिए। और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे मैप, डायग्राम, डेटा, स्पीसीज कितने हैं, प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज, बायोडाइवर्सिटी, बायो रिचनेस, बायो ह्यूमननेस, इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो हो जाएगा। अब पास्ट ईयर क्वेश्चन देखते हैं जिससे हम लोग हमेशा देखते आए हैं कॉमन स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए। देखिए एग्रीकल्चर से क्वेश्चन कन्वेंशनली कम आते हैं लेकिन अभी बढ़ गए हैं, तो इट इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर वाले पोर्शन पर अच्छे से ध्यान दीजिए। बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन आए हुए हैं और ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं जितना कीवर्ड्स है वहीं से आ रहे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व पूछ दिया एमपीसीजी एरिया का, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरीज पूछ दिया, जो कि सिलेबस का कीवर्ड्स ही हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ट्रेंड है 2018 से लेके पहले का है, लेकिन अभी जो ट्रांजिशन हो रहा है इस पर्टिकुलर पार्ट में ये हो रहा है कि एग्रीकल्चर वाला जो सेक्शन है बहुत डोमिनेंट है और जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं काफ़ी मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और काफ़ी क्वेश्चन डेप्थ से तो नहीं कहेंगे लेकिन लॉजिकल एबिलिटी वाले ज़्यादा हैं कंपेयर टू योर फैक्चुअल नॉलेज। तो उस चीज़ को उसी टाइम पे जैसे आप मैनेज करेंगे, मुझे लगता है दैट इज द की ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स इन दिस एग्जामिनेशन। और कहीं ना कहीं मैंने भी वही किया था। 100 पेपर सॉल्व करते मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें करी थी जिन्होंने मुझे फ़ायदा दिया। सिमिलरली बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं इस पीडीएफ को आराम से। बहुत ही रेपिटेटिव क्वेश्चन है करके मैं एग्जैक्टली नहीं डील कर रहा हूँ एक एक से, तो आप इसको देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन से पोर्शन से क्वेश्चन दिए हुए हैं, नेचर क्या है क्वेश्चन का, कितने मार्क्स प्रोवाइडेड है।
इन तीनों चीज़ पे आप फोकस करते चलिए इन पीडीएफ पे, ठीक है। कंप्यूटर से काफ़ी जनरल क्वेश्चन आए हुए हैं। एनर्जी वाला जो पार्ट है वो ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी वाले पार्ट से काफ़ी सिमिलर है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है पॉलिटी का, जो हिस्ट्री में काम आता है, सिमिलरली इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो यहाँ पे काम आ जाएगा, उसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। लेटेस्ट डेवलपमेंट इज करंट अफेयर। पॉल्यूशंस पे क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है, नथिंग वेरी फैंसी। रोल ऑफ आईटी में ओपन एंडेड क्वेश्चन आया और वेस्ट मैनेजमेंट भी ओपन एंडेड क्वेश्चन आया। अब मैं आपको बताऊंगा ये कौन सी चीज़ों को कैसे कैसे हैंडल करना है। पीछे से स्टार्ट करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट में कुछ कुछ डेटा आप निकाल के रखिए। सीपीसीबी की कोई रिपोर्ट आई है, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई रिपोर्ट आई है, बायोडाइवर्सिटी लॉस से कुछ रिपोर्ट आई है, तो ये आप प्रिपेयर करके रखिए। रोल ऑफ आईटी में जो भी रिसेंट चीज़ें हो रही हैं, फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट स्पेशली इन रेफरेंस टू कोविड-19, तो रोल ऑफ आईसीटी इसमें क्या था ये आप प्रिपेयर करके रखिए। पॉल्यूशन में हमेशा का वही है कि आपको पर्टिकुलर रिपोर्ट, पर्टिकुलर डेटा, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह है तो इनका कुछ डेटा की पर एनुअली हम इतना मेट्रिक टन कचरा प्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ इतना ही डिस्पोज हो पाता है, बाकी इज डिस्पोज अनट्रीटेड। इस टाइप का जो फिगर है इससे क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे तो इट एड्स अ सब्सटेंस टू योर आंसर्स। और मेरा यही मानना है कि कोई भी जो फैक्ट है, कोई भी आपका एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, उसको आप रिपोर्ट या डेटा के थ्रू बैक करेंगे तो इट इज ऑलवेज बेटर। सिमिलरली यहाँ पे एनर्जी, रिन्यूएबल, नॉन एनर्जी, तो एनर्जी में आप कुल मिला के ये कर सकते हैं कि हमारे रिन्यूएबल एनर्जी का कितना टारगेट है अंडर पेरिस एग्रीमेंट। ये सिंपल डेटा जो है ना ये आप कलेक्ट करके रखिए एंड ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर्स आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, आप जितना ज़्यादा करंट अफेयर फॉलो करेंगे, एक नेशनल डेली ब्लॉग किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको हिट कर जाएगा। इसको नोट करके रखिए एंड प्लीज इंक्लूड देम इन नोट्स एंड डोंट बी अफ्रेड टू स्टार्ट योर आंसर्स विद दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। सिमिलरली बायोडाइवर्सिटी में अगर कुछ आया हुआ है डेटा, जैसे मैंने बताया मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट में आया हुआ है, इतने पर्टिकुलर स्पीसीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इंडिया में, वल्नरेबल है, इस प्रकार का डेटा है ना उसको प्रिपेयर करके रखिए। मोर और लेस यही है, काफ़ी ओपन एंडेड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से और हर जो एलिमेंट है सिलेबस में वो कवर किया जाता है, ऐसा कुछ फोकस एरियाज नहीं है। एग्रीकल्चर फोकस एरिया आया है जुलाई वाले मेन से, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नोट्स अपडेट कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं किस प्रकार से मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। मैंने यूजुअली जो गूगल सर्च करके जितनी भी चीज़ें थी उनको एक डॉक्यूमेंट में कंपाइल कर लिया था ताकि काफ़ी अच्छे से मुझे लास्ट मोमेंट में रिवीजन हो जाए। जैसे आप देख सकते हैं इंडिया एज ए बायोडाइवर्सिटी नेशन का है ये। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पे बातें करी गई हैं। ये बायोडाइवर्सिटी लॉस पे कुछ कुछ चल रहा है, जैसे मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ऐसा डेटा लिख के रखा है। ओवर 1600 killed in man-animal conflict between 2013-17's data of Union Environment Ministry. 186 elephants died train hit in the last decade. तो ये जो ऐसा बता रहा था, तो ये सब चीज़ें मैंने इंक्लूड करके रखी है। तो इससे हम लोग बता सकते हैं कि मैन-एनिमल कन्फ्लिक्ट का जो डेटा है वो क्या है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू छत्तीसगढ़, जहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में पिछले कुछ सालों से, जिसमें इस बार जुलाई में ऐसे भी पूछा गया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो एलिमेंट्स हैं, जो इंडिया जीएस का एलिमेंट है और छत्तीसगढ़ जीएस का एलिमेंट्स है, ये इंटरडिसिप्लिनरी है, ये दोनों फ्लो होते हैं एक दूसरे में। जैसे मैंने बताया था पिछली बार कि सीजी हिस्ट्री के क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पूछ दिया, उतने फैक्ट नहीं है, तो इंडियन हिस्ट्री से आप बोरो कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये जो एलिमेंट्स है आप स्पेस के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। यू हैव, एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आपने 2 साल से प्रिपरेशन करी हुई है तो यू हैव इनफ नॉलेज। नाउ व्हाट काउंट्स इज योर एप्लीकेशन। तो जितना अच्छा आपका इम्प्लीमेंटेशन होगा उतना ही अच्छे आपके आंसर राइटिंग आएंगे और उतने ही आपके मार्क्स आएंगे। नॉलेज का जो लेवल है एक लेवल तक ही सही रहता है, उसके बाद जितनी भी चीज़ें होती हैं दैट इज एप्लीकेशन। तो मुझे लगता है अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं पिछले 1-1.5 सालों से, तो अब आप में इतना लेवल आ गया है कि आप आगे इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं विदाउट एडिंग समथिंग सिग्निफिकेंट इन योर नोट्स। सिमिलरली यहाँ पर इम्पैक्ट बता दिया है मैंने मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट का। थ्रेटेंड, इंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है, इस क्लासिफिकेशन का क्या है ये मैंने डिफरेंस कर दिया है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल का ये जो है मैंने बताया कि कितने परसेंट पॉपुलेशन लॉस हो गई है, ठीक है, कितने मैच्योर इंडिविजुअल्स बचे हुए हैं और कितना प्रोबेबिलिटी है कि वह एक्सटिंक्ट हो जाएंगे आने वाले कुछ सालों में। तो ये जो है डिफरेंस काफ़ी पूछ देता है हर बार।
तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछ सकता है, और साथ ही साथ एंडेमिक स्पीसीज भी पूछता है, जिसे एंडेमिक में मैंने धीरे से लिखा हुआ है यहाँ पे कि एंडेमिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है। एंड ये क्वेश्चन शायद आया भी था मार्च वाले मेंस में। तो एवरीथिंग जो मोटा मोटी जो चीज़ें वो मेरे नोट्स में कवर्ड थी। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इसमें अल्फा बीटा और गामा डाइवर्सिटी की मैंने बात करी है, आप उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं वीडियो को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपके नोट्स ही मैटर करेंगे कि आपने क्या बनाया है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इसमें मैंने ये कुछ हाईलाइट कर लिए हैं फैक्ट। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 7.7% ऑफ इंडिया जीडीपी। ये जो फैक्ट है ना, ये आपको आने चाहिए। बिना फैक्ट के आप बातें करेंगे तो जनरल चीज है, हर कोई बता सकता है कि भाई बताओ सॉफ्टवेयर अगर डेवलप करेंगे तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या हेल्प होगा। यू कैन, एनीवन कैन टेल, एनीवन विद अ डिसेंट लेवल ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कैन टेल यू क्या क्या फायदा हो सकता है इंडिया को, बट आपको अपना आंसर थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है दूसरों से। यू हैव टू बी वेरी पेक्यूलियर, वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी स्पेसिफिक। ये जो डेटा है इनके लिए स्पेसिफिकली हंट करने मत जाइए। आप कोई भी सोर्सेस पढ़ेंगे, उसको गूगल करेंगे तो वहाँ पे इस प्रकार के डेटा आपको दिखेंगे। जस्ट कॉपी पेस्ट इट एंड मेंटेन इट इन योर नोट्स एंड यूज देम व्हेन यू ओपन एन आंसर। 7.7% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, 10 मिलियन स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स है, 25 सेक्टर्स ऑफ मेक इन इंडिया में इसको जोड़ा गया है। ओके चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या मैंने साइड हेडिंग्स दी है। एम्प्लॉयमेंट 10 मिलियन, रेमिटेंसेस 80 बिलियन, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, सर्विस सेक्टर को बूस्ट कर रहा है, रिवर्स कर रहा है ब्रेन ड्रेन को, एफडीआईज इनेबल हो रही है। ई कॉमर्स जो मार्केट है ये 200 बिलियन तक बढ़ने वाला है 2026 तक, 51% ग्रोथ रेट है। ई गवर्नेंस पे हेल्पफुल है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, जेंडर इक्वालिटी, नासकॉम की एक रिपोर्ट है कि अबाउट 1/3 ऑफ वुमेन आईटी एम्प्लॉयज इन इंडिया आर वुमेन, ठीक है। तो एक मल्टी डायमेंशनल जो आंसर होता है उसमें आप हमेशा ट्राई करिए कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन होता है उन पे क्या इफेक्ट हो रहा है इस पर्टिकुलर फिनोमिना का जो आपसे पूछा जा रहा है। मार्जिनलाइज सेक्शन बोले तो हो सकता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब होंगे, वुमेन होंगे, फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे, इन पे क्या इफेक्ट हो रहा है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का, ये आपको हमेशा इंक्लूड करना चाहिए, ना ही सिर्फ आपके जीएस सेंसस में। अगर कोई इश्यूज है, सोशल इश्यूज है, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज है, तो उनका क्या इन पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ये आपको हमेशा इंक्लूड करना चाहिए। SC ST, वुमेन, फिजिकली हैंडीकैप, माइनॉरिटीज, इनको आप इंक्लूड करेंगे तो दिखाता है कि आपका आउटलुक कितना ब्रॉड है एज अ ब्यूरोक्रेट, एज एन एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट, कि आप कितना सोच रहे हैं, ठीक है। ये वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो दिया गया है, इट इज रिवॉल्व्स अराउंड द वेलफेयर ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस टाइप से आपका आंसर को आप मोल्ड कर सकते हैं। ये रोल ऑफ आईटी इन रूरल इंडिया, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पुरातन काल से पूछ रहा है सीजीपीएससी इसको, तो मैंने इसमें एग्रीकल्चर में बताया है, ई गवर्नेंस में बताया है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और क्या क्या चैलेंजेस है वो दिखाया हुआ है। तो जब भी मेरे को बोलेगा डिस्क्राइब द यूज ऑफ आईसीटी इन इंडिया, तो उसमें मैं ये सब ब्रॉड चीज़ें बता सकता हूँ, साथ ही में चैलेंजेस भी बता सकता हूँ, साथ में लास्ट में एक पॉजिटिव कंक्लूजन देके एक बहुत अच्छा आंसर मोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो यही छोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अभी जैसे मैंने बायोलॉजी वाला सेक्शन, एग्रीकल्चर वाले सेक्शन की बात कर रहा था मैं, फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइजर के बीच का डिफरेंस, लगभग 10 डिफरेंसेस आते हैं, ऐसा मैंने लिख लिया था रेड पेन से ताकि मुझे एग्जामिनेशन में रिकॉल करते बने। कंट्रोल ऑफ पेस्ट दिया हुआ है कीवर्ड, तो कल्चरल, मैकेनिकल, ये मैंने कर लिया है, और कुछ कुछ इसके एलिमेंट्स मैंने लिख लिए हैं, दैट्स इट। डिजीजेस ऑफ प्लांट्स, ये भी दिया हुआ है कीवर्ड्स, तो मैंने पैडी का कुछ डिसीज बता दिया है, जो कॉमन जो क्रॉप है ना उनके डिजीज मैंने बता दिए, तो इस प्रकार से मैंने मैनेज कर दिया है। जो भी कीवर्ड है अगर उसके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो मेक श्योर उसका कुछ तो आता हो, क्योंकि अगर ये आ गया ना 4 मार्क में आ गया तो मैं कॉलम बना के कहीं ना कहीं वो 7 लाइन में एडजस्ट कर दूंगा इस कंटेंट को। और आप 7 लाइन तो छोड़िए, इसमें पर लाइन मेरे को 2 वर्ड ही आते हैं, लेकिन क्या पता एग्जामिनर को मेरा टू द पॉइंट अप्रोच पसंद आ जाए तो वो मुझे मार्क्स दे दे। तो कुछ नहीं आने से अच्छा है कि कुछ तो बेयर मिनिमम पढ़ के जाइए उस कीवर्ड के सिलेबस के बारे में। अब ये जो एयर पोल्यूशन वाला पार्ट है इसमें देखिए कि मैंने क्या क्या चीज़ें बना के रखी है। CSE रिपोर्ट दिया हुआ है, क्लीन एयर इंडिया इनिशिएटिव है, नीति आयोग का 15 पॉइंट एक्शन प्लान ब्रीद इंडिया लिखा हुआ है मैंने, ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट है, 26% ऑफ ग्लोबल प्रीमेच्योर डेथ्स की बात की गई है, क्लीन एयर रिपोर्ट है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या है इंडिया का रैंकिंग, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स,
जैसे यूके ने रिकॉग्नाइज किया फर्स्ट लीगल डेथ ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। ये भी जितने भी करंट अफेयर रिलेटेड है वो मैंने एक पेज में रखे हुए हैं, बाकी तो सिंपल ही है। कॉजेस, डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेस, इफेक्ट, कंट्रोल। तो इस टाइप से मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे कि मुझे कैसे मोल्ड करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के आंसर्स को। तो ये बेसिक फ्रेमवर्क था जिसपे मैं अपना मेंस का जो एग्जामिनेशन था उसमें मैनेज करता था कंटेंट को। साउंड पॉल्यूशन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात करी है मैंने, सेक्शन 133 ऑफ आईपीसी की बात करी है, ठीक है। कुछ 100 मीटर रेडियस बोल दिया है, 45 डेसिबल सेफ लिमिट है बोल दिया। तो ये फैक्ट्स होने चाहिए आपके आंसर्स में। भाई किसी को बोलोगे साउंड पॉल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट है तो वो तो खुद ही बता देगा, लेकिन साउंड पॉल्यूशन के क्या है, उसकी परमिसिबल लिमिट क्या है, इसका कोई प्रोविजन है क्या, तो वो सब चीज़ें जो है ना वो आपके नोट्स से ही आती हैं। एंड वो नोट्स में तभी आएंगी जब आप स्पेसिफिकली इन सब चीज़ों की थोड़ा ध्यान रखेंगे आप इसको नोट्स बनाते हुए। योर एनालिसिस और योर लॉजिकल पॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक, ए पर्टिकुलर क्वेश्चन is of less significance when you don't add data to it. So you have to add data, you have to be very particular about it. मेहनत करते रहिए, वहाँ पे एग्जैक्टली डेटा आएगा नहीं, आप इनके लिए हंट करते रहिए। अगर आपके आंखों के सामने से गुजर रहा है कोई चीज़ कि सेक्शन 133 ऑफ आईपीसी के अंडर ये पनिशेबल ऑफेंस हो सकता है साउंड पोल्यूशन, तो आप इसको इंक्लूड करिए और उसको वहाँ पे आंसर्स में आप डालेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। सिमिलरली मैंने यहाँ इफेक्ट बता दिया है एयर पोल्यूशन का, कंट्रोल मेजर्स बता दिए हैं। अब देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में मैंने ये डेटा कलेक्ट करके रखा है। दीज डेटाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो हर किसी को पता है, कचरा तो हर किसी के यहाँ आता है। हाँ, मतलब गाड़ी वाला आया, चल कचरा निकाल इज़ द काइंड ऑफ एंथम, स्पेशली छत्तीसगढ़ में। तो ये सब तो हर कोई लिख सकता है, लेकिन ये जो है डेटा ये तो आना ही है आपको कि 960 मिलियन टन जनरेटेड एनुअली, 350 ऑर्गेनिक और एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, 290 इनऑर्गेनिक होता है, 45 मैट्रिक टन जो अनट्रीटेड और डिस्पोज्ड ऑफ एवरीडे हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है मेरे को लगता है कि आप ऐड करेंगे तो ये आप बताएगा कि कितनी सिचुएशन ग्रेव है, सिचुएशन कितनी सीरियस है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके इंडिया में। तो वही चीज़ मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी है। अब आपसे बात करता हूँ मेरे मॉक टेस्ट के आंसर्स के बारे में, जो कि इसके पहले जितने वीडियोस हो चुके हैं, स्पेशली पेपर 3 के जो वीडियोस हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ्स के जो एनालिसिस हो चुकी है, उसी पे ये वाला जो वीडियो है वो बिल्ट है। जितने भी ट्रिक्स थे मैं आपको बता चुका हूँ। जहाँ पे स्पेसिफिकली हाईलाइट करना होगा आई विल टेल यू कि क्या क्या मैंने वहाँ पे किया। 2 एडवांटेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स पूछा हुआ है, लिख दिया है। बायो रेमेडिएशन क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है। एंडेमिक स्पीसीज, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्या टाइप्स होते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई इसमें कलाकारी की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी थोड़ा सा मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी, थोड़ा सा कलाकारी की ज़रूरत होगी, वहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कहाँ पे क्या करना है। 2 एडवांटेजेस ऑफ ई टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिक क्वेश्चन। साउंड पोल्यूशन डिफाइन करना है, नेम्स ऑफ 2 सोर्सेस, ये भी ओके क्वेश्चन है। आवाज़ किसे कहते हैं, ये हैबिटेशन थोड़ा सा स्ट्रेंज क्वेश्चन है, तो इसको मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोल दिया कि नेचुरल इकोसिस्टम जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हैबिटेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल फिश का लेक होता है, रिवर उसका हैबिटेट होता है। मतलब थोड़ी डेस्परेसी है, लेकिन जो कॉमन सेंस था वो मैंने लगा दिया है। अब हैबिटेशन कुछ अलग ही फिनोमेना हो जाएगा, तो अब मान लो ये अचानक से वही निकला कि कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे इकोसिस्टम में जो उसका खुद का नेटिव नहीं रहा है वहाँ पे कैसे एडजस्ट करता है, इस प्रोसेस को हैबिटेशन बोलते हैं। इस टाइप का अगर कॉन्सेप्ट होगा तो आई डोंट नो, लेकिन वहाँ पे जो मेरे को समझ में आया वो मैंने लिख दिया है। हर चीज़ ना आपके ना नोट्स में नहीं मिलेगी, कुछ आपको वहाँ पे ना लॉजिकल चीज़ें भी लिखनी पड़ती हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। इररिवर्सिबल एनर्जी, मेरे ख्याल से ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बातें कर रहे थे या कन्वेंशनल एनर्जी की बातें कर रहे थे, तो फिर इंग्लिश हिंदी का डबिंग उसको देख लीजिएगा। ई चौपाल, ये ई चौपाल मेरे को ना स्पेसिफिकली पता नहीं था, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है। और ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ई गवर्नेंस वाला पार्ट है, वहाँ के जो नोट्स थे ना, ये इसमें आला एक पर्टिकुलर कीवर्ड डाला हुआ था स्मार्ट, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे, तो मैंने देख लिया। और जैसे कि आजकल एक्रोनिम काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, तो उसी तरह मुझे लगा कि स्मार्ट वाला भी अच्छा है, तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया है वैल्यू एडिशन के लिए। तो देखते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और ई चौपाल मुझे स्पेसिफिकली उस टाइम पे नहीं पता था कि ये क्या चीज़ होती है,
तो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ लिखा है। मुझे ये पता था कि ग्रामीण इलाके से रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ई गवर्नेंस वाले कॉन्सेप्ट से पता था कि ये G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन गवर्नेंस का एग्जाम्पल हो सकता है। तो मैंने ये पबैट का एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है ये पबैट का एलिमेंट है, ठीक है। स्पेसिफिकली बताया जाए तो ये जो एलिमेंट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो पबैट है, ये तो अप्लाइड इन बिहेवियरल साइंस है भी नहीं। तो ये स्मार्टनेस होती है कि कैसे आपने जोड़ दिया एक चीज को दूसरी चीज से और मैनेज कर लिया कंटेंट वहां पे। अब ये देखिए एलपीजी की बातें कर रही है, हाउ इट कैन बी ऑब्टेन्ड बोला है। तो ये एलपीजी तो थोड़ा बहुत पता है अपने को, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि हाउ इट कैन बी ऑब्टेन्ड। तो इसका ना एक ना सिली सा लॉजिकल डायग्राम बनाने की कोशिश करी है मैंने, फ्लो चार्ट। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करी है। आई एम नॉट प्रिटी श्योर कि ऐसे ही होता है नहीं होता है, लेकिन अब मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन है ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में। उन्होंने स्पेसिफिकली डिमांड कर दिया है कि एलपीजी कैसे ऑब्टेन किया जाता है, तो मैंने इसको मैनेज करने की कोशिश करी है। अब देखिए प्रॉफिट एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। तो मैंने वही है इसमें बायो पेस्टिसाइड जो होते हैं उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने की कोशिश करी है। ये मार्च वाले मेंस में ऑलरेडी आ चुका है, कुछ मार्च 2020 वाले मेंस में आ चुका है। एंड जब जुलाई 2021 के मेंस के बीच का वाला मॉक टेस्ट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और यही यहीं पे आया है। तो इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना स्टार्ट किया है। फॉर एग्जांपल पोल्यूशन फ्री, सॉइल क्वालिटी, मैक्रो ऑर्गेनिज्म किल नहीं करता है, सस्टेनेबल है, फूड चेन एंटर नहीं करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करता है। देखिए काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं दिया है, जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं लॉजिकली जो होनी चाहिए वो मैंने लिखी है बस, नथिंग वेरी फैंसी। एफिशिएंसी लेस है, रिक्वायर्स मोर अमाउंट, डिलेड रिजल्ट, प्रायर एप्लीकेशन, मैन्युफैक्चरिंग टाइम टेकिंग, इनफेक्टिंग अगेंस्ट म्यूटेंट पेस्ट। ये मैंने पता नहीं क्यों लिखा है, लेकिन बस मैंने लिख दिया है, लिख दिया है जस्ट, ताकि उनको लगे कि थोड़ा बहुत आता है। तो बस ये है कि यहाँ पे मैंने मैनेज कर लिए चीज़ों को, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का एडवांटेज डिसएडवांटेज को। सिमिलरली इंडेंजर्ड स्पीसीज, विच आर द इंडेंजर्ड स्पीसीज बोला है, तो मैंने पहले इंडेंजर्ड स्पीसीज दे दिया है, फिर उसके एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव इसमें कुछ कुछ मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। राइट अबाउट प्लांट डाइवर्सिटी, ये फिर से मार्च 2021 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें मैंने बता दिया है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज, 6 मेजर टाइप का वेजिटेशन है, 24.56 टोटल एरिया है, हॉटस्पॉट बता दिए मैंने, क्रॉप्स के बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, 5th इन टर्म्स ऑफ प्लांट स्पीसीज रिचनेस। तो ये जो डेटा थे ऑलरेडी मेरे नोट्स में थे, और कुछ कुछ मैंने उसको जोड़ के एक प्लांट डाइवर्सिटी दिखाने की कोशिश करी है। स्पेसिफिकली मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, जरूरी नहीं क्या स्पेसिफिकली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो, लेकिन किसी सब्जेक्ट का कुछ ब्लॉक ले लिया, दूसरे सब्जेक्ट का दूसरा ब्लॉक ले लिया, ठीक है। इस टाइप से आप ऐड कर सकते हैं, कुछ करंट अफेयर से आ गया, कुछ इंडियन ज्योग्राफी से आ गया, कुछ प्रीलिम से कुछ फैक्ट से आ गया, कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन से आ गया। तो इस तरीके से आप बिल्कुल एक अच्छा नोट, अच्छा आंसर बना सकते हैं। तो आपका बिल्डिंग ब्लॉक कहीं से भी आ सकता है, इसलिए आप सारे जितने पेपर्स हैं उनका काफ़ी अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो दूसरे सब्जेक्ट में काम आ जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन ऑफ ऑल द 7 पेपर्स। सिमिलरली यहाँ पे पूछा गया है, राइट अबाउट द हैबिटेट, मेजर स्पीसीज ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस एंड कंजर्वेशन स्टेटस इन दिस रीजन, ठीक है। तो मैंने देखिए कीवर्ड यूज़ करे हैं, हैबिटेट, स्पीसीज, इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस और कंजर्वेशन स्टेटस। तो ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड्स है वो यूज़ करते हैं अपने आंसर में, तो इससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि यू आर डीलिंग अ पर्टिकुलर सेक्शन हियर 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 एंड हियर। प्लस एक मैप भी बना दिया है वेस्टर्न घाट का, क्योंकि उतना कंटेंट तो नहीं था मेरे पास एग्जैक्टली, तो मैप बनाना ज़रूरी है। एंड 8 मार्क्स का क्वेश्चन है जहाँ पे मैप पॉसिबल है, तो मुझे लगता है कि मैप बनाना चाहिए। वेर एवर इट इज़ पॉसिबल आप मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम, पाई चार्ट सब डालने की कोशिश करिए। मैं ह्यूमन एंड वाइल्ड एनिमल कन्फ्लिक्ट, तो देखो यहाँ पे करंट अफेयर सैंडविच जो मैंने बता रहा, ठीक है। ये करंट अफेयर लेयर 1 एग्जामिनर को पूछते सब पता चल गया कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ के आया हूँ, एमओ इसकी मैं रिपोर्ट पढ़ के आया हूँ, उसको पता चल गया, ठीक है। 1600 ह्यूमंस कुछ मरे। और देखिए कुछ मैंने रीज़न, इफेक्ट और सॉल्यूशंस बता दिए जो यहाँ पे पूछा होगा।
अब नहीं पूछा है लेकिन डिस्क्राइब करने बोला है, तो ये सब जो कीवर्ड्स है ना, कि रीजन क्या होते हैं, इफेक्ट क्या है इसके, इसके सॉल्यूशंस क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं जब भी आपको ना ओपन एंडेड सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बोलते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, तो वहां पे आप सिर्फ डिसएडवांटेज लिख दिए चलते बनिए। लेकिन जब आपको बोल रहा है डिस्क्राइब करना, जब आपको एक्सप्लेन करने बोल रहा है, जब उसको आपको बोल रहा है व्हाट, और स्पेस बहुत ज्यादा है, तो मेक श्योर कि आप बोथ द साइड ऑफ कॉइन्स बताएं एग्जामिनर को। प्रोज बताइए, कॉन्स बताइए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, और सॉल्यूशंस और क्या क्या हो सकते हैं, और एक पॉजिटिव कंक्लूजन देने की कोशिश करिए। जब भी ओपन एंडेड क्वेश्चन आते हैं तो उसको पहचानिए। हमेशा आपको पता नहीं चलेगा कि ओपन एंडेड है, लेकिन उसका जो कीवर्ड्स है उनको थोड़ा सा यूज करके मोल्ड करने की कोशिश करिए अपने आंसर्स, तो ज्यादा फायदा होगा आपको। डिस्क्राइब द रोल ऑफ वर्मी कंपोस्ट। देखिए करंट अफेयर फिर से, छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट की गोधन न्याय योजना तो एग्जामिनर ने सुना ही होगा भाई, ऐसा कोई है नहीं जिसने नहीं सुना होगा। तो वर्मी कंपोस्ट की बात हो रही है तो मैंने गोधन न्याय योजना डाल दिया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का फॉलोइंग काम है, ये भी बता दिया। और देखिए जैसे यहाँ पे एक, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, लेकिन अब पता नहीं है कि पता, एक टाइप का एक स्कॉर्पियो कह लीजिए या फिर क्रैब कह लीजिए, उस टाइप का कुछ एरो डायग्राम टाइप का है ये, है ना। तो इसको मैंने वर्मी कंपोस्ट से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिख दिया, और देखिए कितने नीटली मैंने सिमेट्री फॉलो कर दिया है ना, 8, 9, 10। अब इसको आप पढ़ सकते हैं, आपको लगेगा कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मैंने पॉइंट दिए हैं काफ़ी, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा आंसर है ये वाला। आप इसको फॉलो कर सकते हैं, किस प्रकार से मैंने स्ट्रक्चरिंग करी है। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि आप देख पाएँ कि कौन सी चीज़ें यहाँ पे फॉलो करने लायक हैं। तो बेसिकली यही सब चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हैं इस आंसर को कि किस टाइप से मैंने मैनेज किया है। वंस अगेन आप चालाकी देखेंगे तो ये वाला स्पेस में खा गया हूँ, ये वाला स्पेस में खा गया हूँ, कुल मिला के कुछ नहीं तो 3 लाइन लास्ट की खा गया हूँ मैं। तो अब मेरा टाइम भी बच रहा है, स्पेस भी बच रहा है, ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ रहा है, प्रेजेंटेबल भी लग रहा है, कंटेंट भी डिलीवर कर दिया है। तो यही रीज़न है कि मेरे जितने मेंस एग्जामिनेशन है, हर एग्जामिनेशन 15 से 20 मिनट पहले ख़त्म हो जाता था। जो मार्च वाला मेंस था वो मैंने 15 से 20 मिनट पहले ख़त्म कर लिया था। जो जुलाई वाला था वो थोड़ा सा मुझे लेंथी लगा, ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट था, तो मैं कभी कभी 10 मिनट, यूजुअली 10 मिनट पहले ही ख़त्म होता था। तो टाइम का इशू ये नहीं है कि आपके पास बहुत सुपर पावर आ जाए, कि आप ऐसा पेन चला रहे हैं अपने पेपर में कि आग लग जा रही है उसमें, इस टाइप का कोई सेंस नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी वेरी एफिशिएंट इन व्हाट कंटेंट यू आर डिलीवरिंग, और जितने भी अपने वर्ड्स हैं उनको अच्छे से यूज करिए, और गागर में सागर भरने की कोशिश किया करिए व्हेन इट कम्स टू मेंस एग्जामिनेशन। सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी इन रूरल इंडिया। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि इमेंस पोटेंशियल है टू ट्रांसफॉर रूरल इंडिया। एग्रीकल्चर पे बात कर दी है। अब देखिए मल्टी डायमेंशनल आंसर्स, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट, एजुकेशन। अब यहाँ पे लास्ट में कोविड-19 को अंडरलाइन करना चाहिए था, पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया। तो कोविड-19 ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल आंसर्स। इस पर्टिकुलर आंसर में मैंने लगभग 7 डायमेंशन खोल दिए हैं, और 7 डायमेंशन के अंदर अगर मैंने 4-4 पॉइंट भी दिए, 5-5 पॉइंट भी दिए, तो लगभग मैंने 35 पॉइंट दिए हैं इस पर्टिकुलर आंसर में। 35 पॉइंट्स इन 15 मार्कर क्वेश्चन इज अ लॉट, एंड कोई भी प्रोफेसर हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि ही विल बी वेरी अनहैप्पी विद दिस आंसर। और मैंने ज़्यादा अंडर एक्सप्लेन किया है चीज़ों को, ज़्यादा ब्रॉडली एक्सप्लेन भी नहीं किया है। जब भी व्हेन इट कम्स टू explanation versus multidimensionality, always go for multidimensionality। यही है क्रक्स CGPSC मेंस का। ये काफ़ी स्पेस बाउंड, लाइन बाउंड, टाइम बाउंड एग्जामिनेशन है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि multidimensionality will always win against a less dimensional question विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो कम एक्सप्लेन करो लेकिन ज़्यादा चीज़ें बताओ एग्जामिनर को। तो यही मोर और लेस फिलॉसफी है इस पर्टिकुलर पेपर की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जिस टाइप से मैंने क्वेश्चंस मैनेज करे थे, कितने डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कितने इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, इसमें 4 फील्ड्स IT यूज्ड इन रूरल सेक्टर लिख सकते हैं, नोट्स में दिखा दिया है। फर्टिलाइजर क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 2 एडवांटेजेस बायो फर्टिलाइजर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नेम देना है 2 रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का, तो एकदम लप्पा क्वेश्चन है, इसको तो बनाना ही है। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है सबको पता है। एसिड रेन, ये एयर पॉल्यूशन में आ जाएगा, एसिड रेन क्या होता है, और साथ में साथ घटना चक्र के जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है
वहाँ पे भी एसिड बहुत बार पूछा गया है, प्रीलिम्स का बहुत ही हिट क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप कर लीजिएगा। बायो रेमिडिएशन क्या होता है, मेरे मॉडल आंसर में दिखा दिया मैंने। नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स भी बहुत ही एकदम ईजी है, इसको कर सकते हैं। बायो इंसेक्टिसाइड्स, इसके बेनिफिट्स और हजार्ड्स मैंने मोर और लेस बायो फर्टिलाइजर टाइप के ही होंगे, तो जो मैंने मॉडल आंसर्स में दिखा चुका है अपने मॉक टेस्ट में। प्रिपरेशन ऑफ पेस्टिसाइड फ्रॉम नीम, अब इस पे बात करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये नॉलेज वाला क्वेश्चन नहीं है, मेंटल एबिलिटी वाला क्वेश्चन है। तो फिर से अपने मैनेजमेंट मोड में आ जाते हैं। 4 मार्क्स मतलब 7 लाइन्स। ठीक है, राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेस्टिसाइड फ्रॉम नीम। ठीक है, पेस्टिसाइड फ्रॉम नीम, तो नीम से आपको पेस्टिसाइड कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया था, जितने भी फिजिकली पॉसिबल हो सकता था उस नीम के पत्ते के साथ, वो मैंने करने की कोशिश करी थी, और मुझे कोई आइडिया नहीं था इससे क्या चीज़ें क्या बन सकती है नहीं बन सकती है। तो सबसे पहले तो क्या किया था, उसके जो पत्ते हैं उसको ड्राई करवाया था, फिर दूसरा उसका पाउडर बना दिया था, तीसरा मैंने उस पत्तों को जला दिया था और स्मोक करवा दिया था, जो भी ग्रेनरीज होते हैं या सिलोज होते हैं जहाँ पे आप चीज़ें रखते हैं। चौथा मैंने ये किया था कि उसका जो फ्रूट्स होते हैं वहाँ से कुछ नीम ऑयल का कुछ एप्लीकेशन किया था। और पांचवा ये होता है कि इसको जो पत्तियां हैं उसको ड्राई करके हम लोग रखेंगे पर्टिकुलर ग्रेन्स के साथ, ताकि इसमें इनको जो पेस्ट होते हैं वो स्टोरेज के टाइम खाए नहीं। और उसके बाद मैंने इसमें कुछ और भी कर दिया था, इसके बार्क का भी, पेड़ की छाल का भी यूज़ करने की कोशिश की थी। और फिर मैंने ये भी बता दिया था कि जो नीम जो है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का फॉर सीड ट्रीटमेंट। ठीक है, आता ज़्यादा कुछ नहीं था, फिजिकली जो पॉसिबल हो सकता था उस नीम के पेड़ के साथ वो मैंने किया। ठीक है, उसको गीला सुखा दिया, गीला कर दिया, जला दिया, और उसके बाद फिर कुछ कुछ करंट अफेयर का जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग काफ़ी न्यूज़ में था, तो उसमें एक कॉम्पोनेंट होता है कुछ बीज अमृता करके, तो वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया कि या तो मेरे को, अगर वो मेरे लॉजिक में हंसेगा भी ना जो प्रोफेसर होगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पे तो वो मार्क्स दे ही देगा मुझे। तो 4 में तो कुछ नहीं, 2.5 नंबर तो मैं उठा के ले ही जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो माइक्रो मैनेजमेंट था वो मैंने दिखा दिया कि कैसे करना है इन प्रकार के क्वेश्चंस में। मेन पॉल्यूटेंट सॉइल्स नेम कर सकते हैं, जो भी है, जो भी जितना भी आपको आता है जस्ट नेम करिए, वहाँ से निकलते बनिए, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है चीज़ों को। राइट ब्रीफली अबाउट प्लांट बायोडाइवर्सिटी, मॉक टेस्ट के जो आंसर्स हैं उसमें मैंने दिखा दिया किस प्रकार से करना है। इसमें आप मैप भी बना सकते हैं और उसमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट दिखा दीजिए, जो भी 3-4 हमारे पास, 4 जो हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये हॉटस्पॉट उसी जगह को डिक्लेयर किया जाता है जहाँ पे 1,500 से ज़्यादा वेस्कुलर प्लांट स्पीसीज होती हैं एंडेमिक। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि एंडेमिक स्पीसीज हमने बता दिया, उसके बाद कितने प्रकार के वेजिटेशन है, एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडियस, ड्राई डेसिडियस, थॉर्नी फॉरेस्ट, अल्पाइन, माउंटेन वेजिटेशन, ये बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये बता सकते हैं कि फूड क्रॉप में कितनी वैरायटीज़ हैं, इवन इन अ स्मॉल स्टेट लाइक छत्तीसगढ़ 24,000 से ज़्यादा वैरायटीज है पैडी के। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप बिखरेंगे और फॉरेस्ट कवर बता देंगे 24% है ना। तो मेरे को लगता है कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको डेटा दिखेगा, उसको डायग्राम दिखेगा तो मार्क्स देगा आपको। तो बस यही मिनिमलिस्टिक अप्रोच फॉलो करिए, मैनेज कर लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन को। अब इतने स्पीसीज हैं, कितने लाख है, कितने करोड़ है, वो तो आप रट नहीं सकते हैं, इट इज़ नॉट फिजिकल पॉसिबल। चलो एक प्लांट का रट लोगे, अगली बार वो किसका पूछ दिया किसको पता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप मैनेज करना सीखिए चीज़ों को। सोर्सेस ऑफ थर्मल पॉल्यूशन बता सकते हैं, नेचुरल सोर्सेज बता दीजिए, कुछ मैनमेड सोर्सेज बता दीजिए। अब इसमें यूजुअली क्या होता है, सबके सब मैनमेड सोर्सेस ही लिख देते हैं पॉल्यूशंस के, ऐसा मत करिए, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करिए। नेचुरल सोर्सेज भी तो हो सकते हैं, अब वॉल्केनो फट गया, नदी में चले गया, तो कुछ ना कुछ तो थर्मल पॉल्यूशन होगा ना उससे भी, तो ये नेचुरल कर लीजिए। वॉल्केनो हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, इससे थर्मल पॉल्यूशन हो गया नेचुरली। ह्यूमन वाले में तो इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ठीक है, कोई लेबोरेटरीज है, रिसर्च वर्क चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उससे तो होना ही है थर्मल पॉल्यूशन। तो मुझे लगता है कि मोर और लेस ये सेटिस्फाई कर देगा आपके उसको। जैसे पूछ रहा है राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्यूचर ऑफ रूरल मार्केटिंग इन इंडिया। अब ये ब्रॉड क्वेश्चन है, इसमें मुझे लगता है करंट अफेयर ऐड किया जा सकता है, साथ में एक फ्लो चार्ट भी ऐड किया जा सकता है कि रूरल पॉपुलेशन, देयर प्रोडक्ट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, अर्बन कस्टमर्स, रिटर्न्स, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आप बता सकते हैं किस प्रकार से एक जो रूरल
एंटरप्रेन्योर है और इसकी जो कंज्यूमर्स है उनके बीच में ऑनलाइन जो है वो मार्केटिंग एज ए मार्केटिंग एजेंट काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट एड कर रही है। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हैं ना, ऐसा फ्लो चार्ट बना सकते हैं। और करंट अफेयर्स में ये भी ऐड कर सकते हैं कि रिसेंटली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ इनॉग्रेटेड द प्लेटफॉर्म सी मार्ट section of Amazon where छत्तीसगढ़िया प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल टू ऑल द कस्टमर्स अक्रॉस इंडिया। तो इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो, सी मार्ट का एग्जांपल लेके इससे स्टार्ट करिए। तो ये बोलता है, इसके बाद सेकंड लाइन में ये लिख सकते हो कि दिस इज अ ग्लिम्स ऑफ फ्यूचर ऑफ रूरल मार्केटिंग इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद बता सकते हो कि भाई किस प्रकार से मार्केटिंग हो रही है, ट्राइफेड करवा रहा है, अमेजन करवा रहा है, कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये भी देखा था कि हमारे छत्तीसगढ़ है, वन ऑफ माई बैचमेट्स, उन्होंने एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म डेवलप किया है कोसल आर्ट्स करके। स्पेलिंग मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कोसल आर्ट है, जो यहाँ पे जो बेल मेटल जो आर्ट है, जो बेल मेटल वर्क है छत्तीसगढ़ का, ढोकरा आर्ट जो बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, उसको उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके थ्रू वो सेल कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया। तो आपको मौका मिलेगा तो आप भी चेकआउट करिएगा। तो ये किस तरीके से आईसीटी का इंटरवेंशन करके जो रूरल या कन्वेंशनल ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं उनको कनेक्ट किया जा रहा है मॉडर्न मार्केट के थ्रू, उसके बहुत अच्छा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है, आप उनका एग्जाम्पल देते हुए एरो डायग्राम या केमिकल रिएक्शन जैसे हम लोग लिखते हैं ना, A+B C+D, तो इस टाइप का आप लिख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे बीच में जो भी एजेंट है वो काम कर रहे हैं और ये इनके कस्टमर बेस को मिला रहे हैं, और ये सब आप ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में जो एक हमने पढ़ा था कि इट इज़ गोइंग टू बी 20 बिलियन, जो ऑनलाइन मार्केटिंग इन इंडिया 200 बिलियन मार्केट बनने वाला है 2026 तक, with 51% ग्रोथ। तो ये सब जो डेटा है ना ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ आप थोड़ा सा ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि यही है फ्यूचर ऑफ रूरल मार्केटिंग इन इंडिया। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आप इंक्लूड करेंगे चार्ट, ग्राफ और करंट अफेयर के टर्म्स में, तो ज़्यादा अच्छा एक आंसर बन पाएगा। जो आर्ट होता है आंसर राइटिंग का, वो बेस्ट एक्सप्रेस होता है 8, 10 और 15 मार्क्स के क्वेश्चन में, क्योंकि 2 और 4 तो वैसे भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड होते हैं, उसमें ज़्यादा एडवांटेज लेते बनता नहीं है। एडवांटेज जो लेना है वो 8, 10, 15 में लेना है। तो इस प्रकार की चीज़ें करेंगे तो आपको रिलेटिवली एडवांटेज होगा। इंस्टीट्यूटिव कन्वर्सेशन आपको पता है, लेकिन वंस अगेन डिस्क्राइब बोला है तो मल्टी डायमेंशनलिटी आ जाएगी। डेफिनेशन दे दीजिए, ठीक है, क्या क्या इसमें स्ट्रैटेजीज है बता दीजिए, जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स ये हैं, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं ये बता दीजिए, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ये बता दीजिए, और इसके बाद इसका वे फॉरवर्ड बता दीजिए, ठीक है। अब इन सीटू है तो इसके चैलेंजेस तो यही होंगे कि ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं हो सकता है, स्पेशली एक डेवलपिंग कंट्री के लिए, कि इतना बड़ा लैंड और रिसोर्सेस अलॉट कर दे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं एक फाइन बैलेंस हमको मेंटेन करना पड़ेगा बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज। तो ये सब चीज़ें आप बोल सकते हैं। डिस्क्राइब जहाँ भी दिखे ना वहाँ पे सिर्फ डिस्क्राइब मत करिए, उसके इसको तोड़िए मल्टी डायमेंशनलिटी में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको हेल्प होगी। अब 15 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे आपने को बताऊँ मैं क्वेश्चन सिलेक्शन, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोलता है न्यूक्लियर एनर्जी फाउंड, नेम्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो ये देखिए बहुत सारे पार्ट्स में न्यूक्लियर एनर्जी कैसे होता है, तो उसमें आपको यूजुअली फ्यूजन और फिजन की इक्वेशन लिखना है। नेम्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर या आप मैप बना दीजिए साइड में और जितने भी नाम है वो दिखा दीजिए। एडवांटेजेस बता दीजिए, डिसएडवांटेज बताइए। इसमें करंट अफेयर ये भी आ सकता है कि नया जो एक CAP-3 ककरापारा गुजरात का जो है उसने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है, ये हाल ही में हुआ था पिछले 6-8 महीने पहले, तो वहाँ पे आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये बहुत पार्ट में डिवाइडेड है वाला क्वेश्चन, और इसका अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गिवन कि आपको फिजन और फ्यूजन के रिएक्शन मालूम है और कंडीशंस मालूम है। तो मुझे नहीं पता थे उस टाइम पे, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था, तो आई अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हार्मफुल इफेक्ट्स पूछ रहा है, ऐसा भी नहीं बोल रहा है डिस्क्राइब द इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स पूछ रहा है ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स और इन्वायरमेंट में, ठीक है। 4 पार्ट में डिवाइडेड, एक डेफिनेशन है और ये जो क्वेश्चन है 4 पार्ट में डिवाइडेड है। तो मुझे मोर और लेस लगा कि मुझे ये अटेम्प्ट करना चाहिए, तो मैंने यहाँ ह्यूमंस पे कुछ बता दिए, प्लांट में बता दिया, एनिमल बता दिया और इन्वायरमेंट में बता दिया। तो इस प्रकार से मैंने मैनेज कर लिया। तो इस पूरे सीरीज में मैंने आपको बताया कि अप्लाइड इन बिहेवियर साइंस में किस प्रकार से आप एडवांटेज ले सकते हैं। बहुत ही मल्टी डायमेंशनल और लॉजिकल पेपर है। आंसर राइटिंग काफ़ी डिमांड करता है ये, क्योंकि आपको जहाँ पे आपको स्कोप दे रहा है वहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके, कुछ लॉजिकल चीज़ें ऐड करके वहाँ पे अपने मार्क्स एनहांस करना है। बहुत ही अच्छा पेपर है, बहुत ही ब्यूटीफुल पेपर है मेरे हिसाब से, एंड इट ट्रूली टेस्ट करता है कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी कितनी रही है ओवर द ईयर्स। तो मेरा तो यही कहना है कि पढ़ते रहिए,
करंट अफेयर फॉलो करते रहिए, अपना जो थिंकिंग है उसको ब्रॉड रखिए, मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखने की तरफ जाइए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।